इस पूरी वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमारी सक्षम की टीम भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर जयशंकर पांडे जो कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश संयोजक सक्षम के सर को नमन, और साथ ही हमारे साथ में हमारी सक्षम की संरक्षिका श्रीमती जी भी यहाँ मौजूद, का भी स्वागत। डॉक्टर जो अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, श्री आरती लाल चानी जी, श्री पांडे जी, श्री मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। इसके साथ में ही हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका भी पेट कराना कार्यक्रम की आवश्यक है। तो बीच में आलोक कार्यक्रम की चुकी मैम आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। इसके लिए मैं अपर्णा से कहूंगी कि अपर्णा अपने आप को अनम्यूट कर ले, और अनम्यूट करने के बाद में प्रोसीड करें। अपर्णा। वेबिनार में प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी सुखी हो, सब सक्षम हो, सबकी मंगल कामना। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। बाधाएं कितनी ही आए, हम पथ पर बढ़ते ही जाएं। सेवा का ऐसा व्रत पाले, सेवित भी सेवक बन जाए। भारत माता के वैभव की मन में मंगल कामना। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। सच्ची सेवा मानवता की खोज करे सब में क्षमता की। स्वाभिमान के प्रबल भाव से सब में दृष्टि जगे समता की। अब न दीन बनकर समाज की करनी है कुछ याचना। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। स्वाभिमान से सदा जिएंगे, अब न दया के पात्र रहेंगे। हम विकास के नूतन पथ पर मिलकर सबके साथ बढ़ेंगे। नव प्रकल्प अनुसंधानों से होगा पथ ये सुहावना। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। जय पंचाक्षर पुत्रराज की, कात्रहेलन सूरदास की, अष्टावक्र गुलाब राव की, ब्रेल बिंदुओं के प्रकाश की। संत साधकों ऋषियों से हम पाते हैं नित प्रेरणा। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। आओ मिलकर आज करें हम सुंदर सक्षम साधना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा, और बहुत ही आपने सक्षम की प्रस्तुति की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर जयशंकर पांडे सर से सक्षम का परिचय, सक्षम क्या है और वो किन क्षेत्रों में कैसे कार्य कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर पांडे सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। न्यासा एबी फाउंडेशन और सक्षम इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दिव्यांग संबंधी कानून से हम लोग तो अवगत होंगे। बहुत से विद्वान हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग के बीच में आदरणीय डॉक्टर आलोक जी हैं, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी उनको उपागम से कई विषयों के ज्ञाता हैं। हालांकि कानून में उन्होंने LLM और मास्टर ऑफ लॉ भी किया यूके से, और साथ में स्टेटलेसनेस लॉ के संबंध भी काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया है। और उनका लॉ में कानून
के विधिवेत्ता हैं वो, हमको लगता है कि उनसे काफ़ी चीज़ हम लोग को सीखने की मिलेगी। हम लोग के बीच में डॉक्टर श्याम जी श्रीवास्तव जी हैं, विधिवेत्ता हैं और अध्यक्ष रहे हैं बार काउंसिल के। वरुण श्रीनेत जी हम लोगों के बीच में हैं इंडियन एक्सप्रेस से, उनको भी फील्ड में जो फील्ड व्यू है काफ़ी जानने को मिलेगा। और अंजलि दीक्षित जी जो इसकी संयोजिका हैं, सचिन पांडे जी इसके जो संयोजक हैं। इसके अलावा हम लोगों के बीच में संभवतः अशोक द्विवेदी जी हमारे सक्षम के एनडीसी के एडवोकेसी के हेड हैं। हमको लगता है कि वो बीच में होंगे, काफ़ी विषय उनका अध्ययन है और एडवोकेसी के हेड हैं। जितने भी डिसेबिलिटी कानून बने हैं उसमें अमेंडमेंट बने हैं, अमेंडमेंट हुए हैं या जिसकी आवश्यकता है उन विषयों पे वो बल देंगे यहाँ पर। हम लोग का सौभाग्य है कि इतने बड़े-बड़े विद्वान हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और जहाँ तक के एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और एक सामाजिक दृष्टिकोण से हम दिव्यांगजन को देखते हैं, ताकि समदृष्टि और उनकी क्षमताओं को पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम है। समाज में उनका एक जगह बने, सम्मान से देखा जाए, साथ में उनका एम्पावरमेंट बने, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, स्वावलंबन हो, स्किल डेवलपमेंट हो। साथ में विभिन्न प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल की बाधाएँ हैं, उसमें हम लोग सहायक बने कहीं-कहीं से। तो सक्षम सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 20 जून 2008 को नागपुर में हुई थी। यह इनकी संकल्पना थी कि दिव्यांग या विकलांग, जो पहले विकलांग शब्द था, बाद में हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नाम दिया दिव्यांग। तो ये माना जाता है कि उनके पास सभी क्षमताएँ विद्यमान हैं, एक जीवन की अपॉर्च्युनिटी उनको दी जाए, तो निश्चित रूप से वो अपना योगदान करके इस राष्ट्र में अपने क्षमताओं को पहचान के, उनकी क्षमताओं को विकास करके, साथ में समाज उनको जगह दे करके उनका योगदान ले सकती है और राष्ट्र में उनका योगदान वो दे सकते हैं। वो बोझ नहीं है, बल्कि सभी क्षमताएँ में विद्यमान है, उनकी पहचान करके, उनकी क्षमताओं को पहचान करके उनको आगे बढ़ाना है। और साथ में क्योंकि ये मुख्य अंग है, उनके अंदर निश्चित रूप से एक दिव्य क्षमता है, उस दिव्य क्षमता को पहचान करके हम लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, विभिन्न क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का संकल्प सक्षम ने लिया है। उनके स्किल डेवलपमेंट की पहचान करके अब नए हम लोग कोविड इस समय है, कोविड में कोविड एक्शन नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं का समाधान पूरे देश में किया गया है। हमारे लगभग 380 जिलों में लगभग सक्षम की इकाइयाँ हैं। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि समदृष्टि लाना, साथ में उनकी क्षमताओं को पहचान करके उनको विकसित करके उनको आगे बढ़ाना और साथ में उनके क्या उनका उत्थान हो सकता है, कहाँ उनका उपयोग हो सकता है, उनके लिए कौन-कौन से नए इनोवेशन हो सकते हैं। ऐसे साइंस से मिलके, टेक्नोलॉजी से मिलकर के, आईआईटी से मिलके, विभिन्न वैज्ञानिकों से मिलके, विभिन्न डॉक्टरों से साथ जोड़ करके उनके लिए हम क्या अनुसंधान कर सकते हैं, जिसके उनके जीवन के जो कंडीशन है एक्सेसिबल हो जाए समाज में और वो एसेस कर सकें चीज़ों को और आगे बढ़ सकें, ऐसा। तो विभिन्न प्रकार की हमारी जो जितने 21 प्रकार की दिव्यांगता है जो कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में मेंशन किया गया है। हमको लगता है कि 21 प्रकार के दिव्यांग के नाम सबको ज्ञात नहीं होगा। अभी हम लोगों के बीच में ज्ञाता, विधिवेत्ता सब आप लोगों को बताने वाले हैं किस प्रकार की दिव्यांगता की कौन सी कंडीशन होती है, कैसे पहचान की जाती है, उनके लिए कौन-कौन से कानून बनाए गए हुए हैं, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनको आगे बढ़ाने के लिए डिप्लोमा कोर्सेज बनाए गए हैं, उनकी दिव्यांगता को पहचान के उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की स्किल डेवलपमेंट की योजनाएँ बनाई गई हैं। तो अभी जो विधिवेत्ता है हम लोग के बीच में बताएँगे, सक्षम सभी क्षेत्रों में काम करता है। हम लोग के साथ क्षमता विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जितने दिव्यांगजन हैं, उनको क्षमता विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से हम काम देखते हैं। चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हो, मेंटल इलनेस हो, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हो, चाहे वो मेंटल इलनेस के साथ-साथ देखा जाए तो बौद्धिक रूप से बहुत विकलांगता है, बहुआयामी मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो विभिन्न प्रकार के हम लोग 7 प्रकार की क्षमता प्रकोष्ठ का गठन सक्षम ने किया है और 7 प्रकार की क्षमता विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से उनकी क्षमताओं को पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का, उनके स्किल डेवलपमेंट का, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का, हर प्रकार की व्यवस्था उसमें छिपी हुई है और साथ में उनको विभिन्न प्रकार के मेडिकल डॉक्टर और कुछ इंजीनियर, कुछ समाजसेवी सब मिलकर के इसमें काम सहयोग देते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट की कोई योजना का लाभ सक्षम ने नहीं लिया, कोई ग्रांट्स नहीं लिया।
सब जितने भी सक्षम में काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग अपने पास से धन, अपने पास से समय, अपने अपने संगठन क्षमता, उतना समय लगा करके दिव्यांगजनों को डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए काम देखते हैं, समय देते हैं। वो तन मन धन से देखते हैं, सब अभिवादन के पात्र हैं जितने सक्षम के लोग काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो इस क्षेत्र में अभी नया काम्बा हम लोगों का ट्रांसप्लांट का काम आई डोनेशन के माध्यम से काम्बा कार्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान चलाया गया कि लगभग माना जाता है कि 20 लाख लोग कार्निया अंधत्व से पीड़ित हैं। डेटा अलग-अलग बताते हैं, लेकिन जो जो एक सामान्य डाटा है, माना जाता है कि 20 लाख लोग कार्निया अंधत्व से पीड़ित हैं। वो आई डोनेशन के माध्यम से ही हो सकता है, तो आई डोनेशन का काम देखते हैं। हमारे पूरे देश में बहुत से आई बैंक हैं, आई बैंक के माध्यम से हम लोग आई डोनेशन करवाते हैं और कार्निया ट्रांसप्लांट के प्लांटेशन क्षेत्र में कानपुर का बड़ा नाम है। डॉक्टर शालिनी मोहन जी की, जो कि कार्निया ट्रांसप्लांट काम देखती हैं, वहाँ की काम्बा की सक्षम की संयोजिका हैं। ऐसे प्रत्येक राज्य में कहीं न कहीं हम लोगों के इस क्षेत्र में लोग कार्निया ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में काम देखते हैं। ऐसे ही कोक्लियर इम्प्लांट की बात की जाती है, जो बच्चे मूक बधिर होते हैं 5 साल तक, उनके लिए उनको उनकी पहचान करके 5 साल तक गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ दिलवा करके उनको ऐसा इस लायक बनाया जाता है कि बोल सकें और सुन सकें, साथ में एक सामान्य जीवन जी सकें। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम काम देखता है। सक्षम राष्ट्रीय संगठन है और इसमें सभी प्रकार के लोग, अपने एनजीओज भी कुछ इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ लोग एनजीओ के लोग भी हैं जो अपना योगदान देते हैं। कुछ ऐसे सामान्य लोग भी देखते हैं। पै पैरा खिलाड़ी भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं लोग। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ सहयोग देते हैं। इसमें एडवोकेसी भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है, जो कानून के विद्वेता हैं, उन लोगों के मंच पे आते हैं और इसके बारे में जो नए कानून की आवश्यकता है या जो डिसेबिलिटी एक्ट में दिया गया है, उसको एक जन जागरण हो, एक मानसिकता निर्माण हेतु बताते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि केवल कानून बनाने से ही हम कानून का जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो, लोगों के मन में मानसिकता ना बने उसके लिए, तब निश्चित रूप से उस कानून का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। कानून का उपयोग तभी हो सकता है जब ही उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो पाता है, जब उसकी मानसिकता बने, समाज ऐसी मानसिकता बनावे कि हाँ, दिव्यांग जन को उस दृष्टि से देखे, साथ में उनके साथ उनका संवाद हो, उनके साथ उनका एक प्रकार का कॉन्टैक्ट हो, साथ में उनको उस दृष्टि से देखा जाए कि वो भी हमारे अभिन्न अंग हैं। तो कानून बनाने से ही केवल नहीं होता है। यदि मैं जानता हूँ, यदि मैं समझता हूँ, आप लोग समझते हैं, यदि उनके प्रति एक जो स्टिग्मा बनी हुई थी, उस स्टिग्मा से निकाल करके एक सामान्य जनजीवन, एक सामान्य क्षेत्र में उनको अगर ला करके उनके अपने साथ उनका एक समान अवसर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो बड़ा योगदान समाज में दे सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। वो किसी दया के पात्र नहीं है, वो सेवा और सम्मान के पात्र हैं। उनके सेवा और सम्मान के लिए सक्षम काम पूरे देश में देख रहा है। सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। अभी कोविड एक्शन निधि के माध्यम से हम लोग इकट्ठा पैसा करके उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था। पेंडेमिक में बहुत सी उनकी स्थितियाँ बदतर हो चुकी थी। तो कोविड एक्शन नेटवर्क के माध्यम से उनकी समस्याओं को उस नेटवर्क के माध्यम से जानने के काम किया हम लोगों ने, और साथ में वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया कि उनकी हम लोग कुछ सहायता कर सकें, उनका सहयोग कर सकें। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सक्षम से जुड़ के हम लोग दिव्यांग सेवा में लगे हुए हैं, और जितने भी लोग लगे हुए हैं सभी को धन्यवाद। जो इसमें काम करना चाहते हैं उनका अभिनंदन है, वंदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सक्षम भारत, समर्थ भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर ने सक्षम की बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है। अब आज के कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा सर, अब उनके बारे में शब्दों से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सर के विषय में बताने के मैं एक वीडियो कर रही हूँ, आप लोगों को उससे काफी मदद मिलेगी। मिश्रा एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और एम्स दिल्ली के पोस्ट डॉक्टर फेलो भी रह चुके हैं। जो है सेक्रेटरी
डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा ने एक ऐसी तकनीक का खोज किया है जो मानव समाज में जिसे एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के द्वारा मनुष्य के और मस्तिष्क का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि उस मनुष्य का करियर किस दिशा में ज्यादा अच्छा होगा। जहां हजारों लोगों ने इस तकनीक का लाभ उठाया, वहीं डॉक्टर मिश्रा ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा, कमल हासन और किरण बेदी आदि मस्तिष्क विश्लेषण किया, जिसे नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने मेगा आइकॉन सीरीज के रूप में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की मूल सेरेमनी में बुलाया गया। कारवा बस इतना ही नहीं है, इन्हें कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें अमेरिकन साइकोसोमैटिक सोसाइटी द्वारा वर्ष 2010 में ग्लोबल बिजनेस अवार्ड फॉर ब्रेन एनालिसिस तकनीक की खोज के लिए इनोवेटिव साइंटिस्ट अवार्ड, भारत गौरव अवार्ड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा संपूर्ण योगदान के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्लस फाउंडेशन द्वारा अचीवर्स अवार्ड दिया गया। डॉक्टर मिश्रा ज्ञान की तलाश में अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस व हार्वर्ड विश्वविद्यालय में गए। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टेट लेक्चर शॉर्ट कोर्स भी किया और यूके से ही एलएलएम की पढ़ाई भी की। अध्ययन के दौरान ये यूएन यूके यूथ ब्रांच बैंगलोर के चेयरपर्सन भी रहे। डॉक्टर मिश्रा देश विदेश के कई लोगों को मनोवैज्ञानिक सलाह देते रहे और साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कई संस्थाओं के सदस्य एवं सलाहकार भी हैं। डॉक्टर मिश्रा ब्रेन एरिया रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने ब्रेन बिहेवियर पर लंबा कार्य किया। उन्होंने गांधी चरखे का मस्तिष्क पर प्रभाव का महत्वपूर्ण अध्ययन गांधी स्मृति दर्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया। इस रिसर्च में चरखे के प्रभाव से बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ता है। Yes, sir. जहाँ तक आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मिश्रा सर का काफी कुछ उनके बारे में पता चल गया होगा। अब वही बात है कि सर के बारे में अगर हम कुछ बताएं तो वही है कि सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं, और लेकिन इसके साथ में हम कुछ चीजें और भी बताना चाहेंगे सर के बारे में कि सर वर्तमान में जो सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति है सर, उसको भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए एज ए कोऑर्डिनेटर लगभग 800 यूनिवर्सिटीज में कैसे ये इफेक्टिव वे में नई शिक्षा नीति हर विश्वविद्यालय में लागू हो सके,
उसके लिए कार्यरत हैं और उसी के लिए कंटिन्यू प्रयासरत भी हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, डॉक्टर आलोक मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आज का जो वर्तमान का विषय है सर उस पर कुछ प्रकाश डालें और हमको गाइड करें कैसे करें। डॉक्टर आलोक मिश्रा सर। नमस्कार सभी को। मुझे लगता है कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। सर बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी सर। मुझे बहुत खुशी है कि सक्षम जैसा नाम है और ऐसा ही कुछ वो अपने काम में लगा हुआ है। सक्षम संस्था का जो शब्द ही है कि वो कैपेबल और लोगों को कैपेबल बनाने में जो है, और एक ऐसा विषय जो वाकई जिसे कहें कि वो उपेक्षित कहीं पर है, वो डिसेबिलिटी, खुद एक डिसेबिलिटी का शिकार है। क्योंकि लोगों को डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता जो वास्तविकता है वो दिखती है, वो तो अलग है, बट विकलांगता के प्रति जो सोच की विकलांगता है वो बहुत बड़ी है। तो उसमें सक्षम के द्वारा जो ये कार्य संस्था ने उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे वक्त में जब हम पूरे विश्व में देख रहे हैं एक अलग तरह की विकलांगता, मतलब आज आप सोचिए कि आप जो है समर्थ हैं, बट कोई नहीं जानता कि कब ये विकलांगता किसको छू जाए। एक ऐसी विकलांगता जो जन्मजात होती है और एक ऐसी विकलांगता जिसे कहते हैं कि किसी आपदा में, किसी ऐसी परिस्थिति में जाने के बाद, किसी ऐसी बीमारी से गुजरने के बाद कोई व्यक्ति कभी भी विकलांगता में पहुंच सकता है। तो विकलांग लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण हमारा है, हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो भाव जो है वो मानवीय अधिकार का भाव है। हर व्यक्ति के प्रति जो सम्मान, हर व्यक्ति के जो उसका जो प्रतिमान है उसका स्थापित करने का जो इस यूनाइटेड नेशन का एक जो मोटो है कि इक्वलिटी, कि हर किसी को एक पैरामाउंट कंसिडर्ड एज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल, द वॉइस टू बी हर्ड, उनकी जो आवाज है वो सुनी जानी चाहिए। और यूएन चार्टर जो है इसको लेकर के बहुत गंभीर रहा, और भारत क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक सम्मानित सदस्य है, इस नाते उसे साइन करना पड़ा। तो और उस कारण से ये जो एक्ट है ये 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक नाम से इसे पारित किया गया। और ये अधिनियम जो है वो बेसिकली 95 में आप कहेंगे जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 95 की जगह लिया। 95 में वो था और फिर 2016 में, तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ों का जो है वो परिमार्जन किया गया और उस प्रकार से लाया गया। तो लेकिन इस ऐसे अवसर पर जब वाकई देश एक पूरा विश्व एक अलग तरह की कोविड की उससे गुजर रहा है, तो सबसे पहले मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सभी को मैं शुभकामना ये रखना चाहूँगा कि सभी लोग स्वस्थ रहे और देश इससे और आगे निकले। और इस पूरे कार्यक्रम में जो मुझे जानकारी मिली, और इस सक्षम एक बहुत बड़ा एक कहते हैं कि एक वृक्ष है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, और उसमें जयशंकर पांडे जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। और इससे जुड़े बहुत से जो लोग हैं, अंजलि दीक्षित जी, अशोक द्विवेदी जी आज हैं, श्याम श्रीवास्तव जी, वरुण श्रीनेश जी हैं और सचिन जी, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इसके बारे में मुझे लगता है कि ये और जागरूकता और विषय में और गहराई देंगे। और आज आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपसे इससे मुखातिब होने का, मिलने का एक अवसर हमें मिला है। और ये बताया गया कि क्योंकि सभी हिंदी भाषीय प्रांत से जुड़े लोग हैं, वंदन ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो मैं प्रयास करूँगा कि ये सही तरीके से पहुँचे। और ये जो कार्य सिर्फ ये नहीं है कि जिसे हम सुने और समझें, एक सिर्फ और किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी सेमिनार की एक औपचारिकता अगर है, तो मैं जरूर कहूँगा ऐसे लोग जो औपचारिक रूप में हो वो जरूर ऑफ करके जरूर, मुझे लगता है कि उन्हें चले जाना चाहिए। मतलब कार्यक्रमों में कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये गंभीर विषय है, और अगर इस विषय में चीज़ें हैं और चले जाने का मतलब मेरा कि अगर वो इस विषय में ये है कि जब हम यहाँ हैं कुछ समझें, तो जरूर इसकी एक गहनता आपके प्रति
खुद के प्रति एक स्थापित होती है कि हम किसी चीज को गहरे समझें, जानें। और अगर किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि उससे व्यक्ति को अपने आप उससे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का ये कार्य है ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो प्रयास है हमें उस प्रयास, सक्षम के इस प्रयास को और समर्थ बनाने की जरूरत है से जुड़ करके। आज ही मेरा परिचय इस कार्यक्रम के माध्यम से पदाधिकारियों से हुआ, और मैंने जो समझा, मुझे लगा कि ये लोगों ने बहुत त्याग किया है और वो त्याग करके इस संस्थान के कार्यों को आगे ले जा रहे हैं। तो हम बात अभी कर रहे थे कि वो किस प्रकार से इस एक्ट को लागू किया गया, और इस एक्ट में 1995 का जो एक्ट था और 24 साल 24 ईयर पहले जो लागू किया गया था, उसको राज्यसभा ने 14 दिसंबर 2016 को पारित किया। मतलब इसको अंतिम सूची कहूँ कि वो उच्च सभा के द्वारा भी प्राप्त हुई। और की मुख्य विशेषताएं अगर हम कहें कि ये जो एक्ट पूरा है, तो हमने कहा बहुत सी जानकारियां आज आपके फिंगर टिप पर है, लेकिन अगर हम आज यहाँ बैठे तो ये चर्चा करने बैठे, ये चर्चा मतलब आत्मीय रूप से किसी विषय को स्वीकार करने को बैठे हैं। तो अगर हमारी मानसिक खुद की जागरूकता होगी, अगर हमारी अदरवाइज खुद हमारी विकलांगता इस विषय के प्रति होगी, तो हमारी ये विकलांगता आप कहीं जाए तो हमारी ये अपने आप में दूर हो, इस विषय के प्रति हम कहीं विकलांग ना हो। तो हमें एक ओवरऑल इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जब भी जाए तो हम अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके आगे बढ़ के हम उसमें सहयोग भी करें। तो वास्तव में ये सार्थकता हमारे जीवन की भी होगी और ये समाज के लिए भी बहुत आवश्यक होगा। तो विकलांगता की विशेषताएं, विकलांगता को एक मतलब विकसित और गतिशील अवधारणा के मतलब के आधार पर मतलब उसको जो डिफाइन किया गया है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये डायनेमिक फेज है कि आज कोई व्यक्ति जिसे कहते हैं कि कभी डायबिटीज हो तो कहते हैं वो हार्ट डिसीज हो जाएगा, हार्ट डिसीज हो तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको जो है किडनी फेलियर कर सकती है। तो विकलांगता कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि वो एक है, तो वो कई सारे चीजों को लेकर के सामने आती है। मतलब वो विकलांगता जो है वो कई बार आर्थिक विकलांगता को भी लेके आती है, मैं कहूँगा कि वो उनके सामाजिक विकलांगता को भी लेके आती है। तो विकलांगता सिर्फ अगर कोई व्यक्ति आंखों में कोई प्रॉब्लम है, वो आंख से जन्मजात व्यक्ति अंधा है, तो वो एक वो तो है, लेकिन उसके और भी डायनेमिक जो है उसके प्रकल्प कह लें, उसकी और भी चीजें बढ़ती जाती हैं। तो विकलांगता के प्रकार मौजूदा जो 7 से बढ़कर 21 कर दी, पहले 7 करके विकलांगता को ये किया गया था, और इसके जो पैराडाइम है, इसके जो हॉरिजन को बढ़ाते हुए इसको 21 श्रेणी में कर दिया गया। और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार विकलांगता को जोड़ने की ये भी कहा गया, और भी शक्तियां उसके पास नीत है कि बहुत सी चीजें जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो इनके 21 के अलावा भी उनकी शक्ति है। और ये 21 विकलांगता जो वो क्या है, और हमने कहा इसको और भी जोड़ सकते हैं अगर वो लगता है व्यक्ति की विकलांगता क्या, तो उसकी दैनिक दिन की जो उसकी दिनचर्या है, कार्य है, अगर उसको करने में किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को बाधा आ रही है, तो वो अगर बाधा बन रही है, तो अगर आ रही है तो वो उसकी कहीं पर से दृष्टि की बाधा हम कहते हैं। किसी व्यक्ति को अगर उसको सामान्य कार्य करनी हो रही तो हम उसे सपोर्ट चाहिए होता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करने के लिए ये टैग न हो उसे, हाँ सरकार ने हुआ कि दिव्यांग नाम दी, मतलब वो जो है अगर कहीं कोई चीज है तो क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई चीज है, व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। वो एज ए सोल जो व्यक्ति है वो बहुत सम्मानीय है, आदरणीय है, और वो इल्यूमिनेटेड सोल है अंदर से। उसके प्रति किसी दृष्टि से देखना ये ईश्वर के प्रति जो है वो आपकी द्वै दृष्टि होगी, इसलिए इसको दिव्यांग दृष्टि कहा गया। ये दिव्य दृष्टि के कारण ऐसा है, जो भी स्थिति है, तो हमें उसके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो 21 तरह के जो हम ये कहेंगे जो है, उसमें एक पहला अंधापन है दृष्टि को, जो अपने आप बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें भी कम दृष्टि भी को भी उसमें रखा गया। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, उनको भी नाम रखा। थर्ड जो है, चौथा सुनवाई, मतलब बहरापन और सुनने में कठिनाई। एक तो बहरापन है बट एक कठिनाई भी है, उसको भी शामिल किया गया। लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की हाइट जो है वो प्रकृति तौर पर नहीं बढ़ पाती, तो वो एक बौनापन है, उसको रखा गया। हम विशेष में आगे चर्चा करेंगे और भी कुछ एक्सपर्ट्स से बताएंगे आपको। और बौद्धिक विकलांगता, बौनापन के अलावा बौद्धिक विकलांगता मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब उनके विभिन्न प्रकार हैं जिनको कि हम
हमें शायद जो है वो विभिन्न रूप में हमने कई बार देखा होगा। तो आजकल विश्वविद्यालय और जैसे डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया बीमारी है जिसमें कि लोगों को देखने में असुविधा, मतलब पढ़ने में असुविधा होती है, और उनको, ऐसे लोगों को जो है इस प्रकार की दिक्कत होती कि वो जो है लिखने में, लिखते वक्त उनकी मात्रिक त्रुटियां ज़्यादा होती हैं। तो टीचर्स अक्सर आप देखा होगा कि मात्रिक के कारण उनको मालूम तो है, बट उनके नंबर्स जो है वो उन्होंने मिनिमाइज कर दिए, और जिससे कि वो अन्य तरह के डिप्रेशन को गुजरने लगे। जो प्राविधान इस प्रकार के कर दिए गए हैं कि उनको एक विशेष तरह की सहायता सुविधा मिल सकती है। बौद्धिक विकलांगता की अन्य तरह की श्रेणियां हैं जिसको कि हम आगे दे सकते हैं। उनमें हमने एक बताया कि डिस्लेक्सिया, जिनमें कि पढ़ने में और उनको लिखने में असुविधा होती है, तो और उनको सपोर्ट करके हम उन्हें मेन स्ट्रीम में उन्हें ला सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं। तो मानसिक बीमारी, विकलांगता उसमें मानसिक बीमारियाँ हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का विकार, हम सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे लोग जो चलते ही उनको, मतलब मस्कुलर जो होती है, जो हमने हिंदी में से शब्द मुझे मिला है कि वो हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, काफ मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स हैं, हमारी जो जांघों की मसल्स हैं, तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, तो जो मस्कुलर है वो क्या है कि वो ज़्यादा शक्ति को, ज़्यादा भार को सहन नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से बहुत जल्दी व्यक्ति थक जाता है, चल नहीं पाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति कैसे जीवन में काम करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो है जिसमें कि हमारी जो क्षमता है कार्य करने की, मसल्स की जो है वो जो है बहुत कम होती है। जीर्ण तंत्रिका संबंधित स्थितियाँ होती हैं, तंत्रिका की विशिष्ट सीखने की क्षमता होती है। मैंने कहा विशिष्टता जो मतलब वो सीखने में, तो उनको कई बार अलग तरह सिखाना पड़ता है उन व्यक्तियों को, उन जो लोग इससे प्रभावित हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, और भाषा विकलांगता, जो भी मैं कह रहा, भाषण मतलब बोलने में, और भाषण विकलांगता, भाषा की विकलांगता, उसको भी विकलांगता श्रेणी में रखा गया। थैलेसीमिया जो है, हीमोफीलिया, स्किल सेल रोग को भी इसमें रखा गया। बहरापन सहित कई विकलांगता, और बड़ी बात है इसमें जो है, जो मैंने कहा कि एक तो कथित द्वारा जो कहीं पर उपलब्ध है, उससे बड़ी चीज है कि हमारे जैसे एसिड अटैक हो गया, मतलब बहुत ऐसी घटनाएं घटी, उस कारण से व्यक्ति का जो जीवन है, उसकी जो दिनचर्या बहुत प्रभावित होती है। एसिड अटैक से जो पीड़ित व्यक्ति है उन्हें भी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया। तो ये जो नया जो एक्ट भारत सरकार ने पारित किया, उसमें ये महत्वपूर्ण कुछ अवयव हैं जिनको कि हम अच्छे समझ सकते हैं। और पार्किंसन रोग जो है, तो इसको हम अलग से समझेंगे, क्योंकि उस समय की लिमिटेशन मुझे लगता है 20 मिनट, मुझे लगता है बहुत से लोग हैं, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ एक उसके स्केलेटन को समझें हम, जो है किस प्रकार से ये है। तो पार्किंसन रोग जो है, पार्किंसन रोग आप सामान्य भाषा समझे कि वो ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन के अंदर में हमारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस बढ़ जाती है। जैसे न्यूरल नेटवर्क जो फायर करते हैं मैसेज को, न्यूरॉन्स जो है, तो उनके जो मैसेज पास ऑन होते हैं, और वो डिस्टेंस अप होने से ब्रेन में अलग तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनती हैं, जिससे पार्किंसन रोग में आपने देखा होगा। इस रोग में लोगों के हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, जबान का हिलना, कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पार्किंसन के कारण जो है। तो ये पहले इन श्रेणी में नहीं थे, उनको शामिल किया गया। तो हम बहुत सी चीज़ों को कहीं व्यवहारिक रूप में देखते समझते हैं, कई बार समाज में हम उनकी कहें अवहेलना कहें, कई बार कुछ ये कहें उनकी खिल्ली भी उड़ाई जाती समाज में। तो इन तमाम सारी बातों को ध्यान रखा गया, और ध्यान रखने के साथ साथ उसको कानून के दायरे में लाया गया कि हम उनके प्रति एक सम्मान की दृष्टि कर सकें। लेकिन ये जहाँ तक कानून का मुद्दा, उससे बहुत बड़ा ये मानवीयता का मुद्दा है कि हम एक अच्छे मानव तभी बन सकते हैं जब हम सब में एक समग्र दृष्टि
दृष्टिकोण रखें और सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो ईश्वर का, उस दिव्यता का हम कहीं पर उसको दृष्टि दे सकें। हर कोई जो है वो दिव्यता से भरा हुआ है, तो हम उसकी दिव्यता को देखें, ना कि उसकी अपंगता को। तो ये दृष्टिकोण कोई कानून नहीं सिखा सकता। ये तो हमारे संस्कार, हमारा मानवीय व्यवहार, हमारी जो संगति है, उनसे चीजें आती हैं। तो पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिनियम विकलांगता को जोड़ा गया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और जैसे मैंने बताया, ऐसी अटैक जो विक्टिम्स को शामिल किया गया, और बौनापन और पेशी, मतलब जो हमने बताया कि मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है वो अविकसित हुई जो है, उनको भी वो शामिल किया गया। तो अलग रूप में इंगित किया गया, उनके भी वर्ग बनाए गए। विकलांगों की नई श्रेणियों में 3 मतलब रक्त विकार, जैसे आपको थैलेसीमिया तो थक्का नहीं जमता, मतलब अगर चोट लग जाए तो क्या होगा, ऐसे लोग कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत मर जाए, मतलब उनमें, क्योंकि शरीर की ये अवधारणा इस प्रकार से होती, बनावट इस प्रकार से, नेचर इतना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है कि आप सोचे कि अगर पंचर हो, आपके टायर से अगर गाड़ी से हवा निकले और खुद वहां से कोई लिक्विड निकले और बंद कर दे। आज तक ऐसे वैज्ञानिकों ने ऐसा आज तक नहीं हो पाया चुनिए। बट आप सोचो कि इस मानव शरीर को हजारों करोड़ों की इस क्रिया में प्रकृति ऐसा बनाया है, अगर खून निकलना हो तो वो खुद ब खुद थक्का बनाकर के उसे रोक देता है। कितनी बड़ी, आप हर चीज कितनी दिव्यता से भरा हुआ है। इसलिए मतलब आप देखें कि किस तरह दिव्यता है, लेकिन आज तक हम ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए। तो कितना किया हुआ है। बट कुछ लोगों के अंदर में कुछ जेनेटिक, अगर डीएनए के सीक्वेंस में कुछ अगर एक श्रेणी का कहीं कुछ अगर उसमें विभेद आ जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, थैलेसीमिया, मतलब थक्का बनना बंद हो जाता है। तो आप सोचिए कितना उसका जीवन तो बहुत खतरे में। अगर आपने डायबिटीज का पेशेंट हो गया और खून निकाला, तो चला खून निकलता ही जा रहा है, तो क्या होगा। आप सोचिए, मतलब ऐसे व्यक्ति तो जीवन बहुत कठिन चीज है। तो इन तमाम बातों को ध्यान रखा गया। तो मतलब ऐसे लोगों के प्रति हमारी, मतलब गाँव में अगर अगल बगल हमारे कोई है, परिवार में कोई है, तो हमारे उसके प्रति विशेष सभी का ध्यान होना चाहिए, लोगों की जानकारी में होना चाहिए कि इसमें इस तरह की चीज, अगर उसके हाथ कट गए तो हमने कहा अगर वो अगल बगल कोई नहीं, उसे बाधा नहीं गया पट्टी से, उसमें तुरंत ट्रीटमेंट, उसको जो क्लॉटिंग इंजेक्शन नहीं दिए गए ब्लड क्लॉट करने के, तो क्या होगा कि उसका जीवन खतरे में। और क्लॉटिंग दिया गया तो ऐसा हो सकता है हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो प्रॉपर तुरंत उस ऐसे व्यक्ति को तुरंत, छोटी भी चोट लगी, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको जो ब्लड निकल रहा है उसको थक्का बनना, साथ साथ उसके हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगर खून हार्ट में ब्लॉक कर गया तो क्या होगा फिर। तो इसलिए ऐसे लोगों को की जानकारी, समाज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई कानूनी पहलू की चीज नहीं है, ये तो सिर्फ इसको लोगों के संज्ञान में एक अधिकार के रूप में लाने की चीज है। विशेष सुविधाएं उनको मिल सके, इस नाते इसको श्रेणी में रखा गया है कि उनको जो सामाजिक तौर पर सुविधाएं दी जा सके। इसके अलावा सरकार किसी अन्य श्रेणी की निर्दिष्ट विकलांगता को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया कि वो और भी कोई ऐसा चीज है तो उसे विशेष कमेटी के द्वारा उसे अधिकृत कर सकती है। उपायुक्त सरकारों की जिम्मेदार जो भी बाकी राज्य सरकार, उनको भी डाली गई, ताकि ये जो है निर्धारित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि जो विकलांग व्यक्ति हैं दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का जो है वो आनंद ले सकें, औरों के साथ, मतलब समानता के रूप में जो है वो एक्ट कहीं उनको एक पाव ला सके। जिस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंदर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि के आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आदि जैसे अतिरिक्त जो लाभ बेंचमार्क विकलांगता व्यक्तियों को, उच्च समर्थ आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, जो वाकई आप पाते हैं कि ये समर्थ है। तो इनमें जो ये उनको सुविधाएं मिल सके। और बहुत बड़ी बात यह है कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले जो प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का जो है वो अधिकार होगा। तो कई बार होता है कि बच्चा अगर कहीं थोड़ा सा लग चीज है तो परिवार भी बहुत आपने देखा कि वो उसके प्रति लापरवाह हो जाता है, या उसको कॉलेज स्कूल भी एडमिशन जो है देने से मना करता है कि वो ऐसे बच्चे के साथ मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो ये जो 6 से लेकर 18 वर्ष आयु के बीच का जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों नहीं, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ये मानक लागू हैं। और मुझे लगता है समाज से भी लोग हैं उसको उनको इस आधार पर उनके एडमिशन को मना नहीं कर सकते कि उसको किसी विशेष तरह की विकलांगता अगर सूची के अंदर आता है
तो वो उन्हें वो देना पड़ेगा और उसमें कुछ आरक्षित भी व्यवस्था की गई है। जो सरकार की वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के साथ साथ जो मान्यता प्राप्त संस्थानों को विकलांग बच्चों को उसी समावेश करने का जो है वो जो उन्हें निर्देश दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा बहुत मतलब इसके बारे में, क्योंकि हर चीज़ स्मृति नहीं, बट मैं कहूँगा कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर रूप में आप जान सकते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी तक हमने क्या चर्चा की। हमारी जो चर्चा है जो है वो 3 पहलुओं पर अभी तक रही, जो है कि विकलांगता कानून कब लाया गया और क्यों लाया गया, विकलांग कानून में कौन सी चीजें नई चीज शामिल की गई और कुल कितने तरह की विकलांगता को जो इस नए एक्ट में शामिल किया गया। तो ये 3 हमने विशेष तौर पर इस पे अभी तक हमने दृष्टिकोण दिया। तो हमने कहा ये किसी वेबिनार में हम शामिल होना, अपनी अंदर की जो हमारी कहीं जो है ज्ञानता है, कहीं विकलांगता मैं कहूँगा, हम उसको एक में समझें। अदरवाइज और अगर हम समझेंगे नहीं तो हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते, उसमें हम आगे किसी प्रकार का कार्य जो सहयोग कार्य है उसको देने में खुद में असुविधा महसूस होगी। जो है अगर जानकारी है तो जानकारी, आज की नॉलेज जो है वो सबसे बड़ी सार्थकता अगर है कि तो नॉलेज की विकलांगता एक बड़ी विकलांगता है, सोच की विकलांगता उससे बड़ी विकलांगता है जो दिखाई नहीं देती है इसके प्रति जो है। तो एक बड़ी बात जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान चलाएगा, जो मजबूत करने के लिए इसको नाम दिया सुलभ भारत अभियान। तो आपने देखा होगा आजकल आज जो विश्वविद्यालय हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अगर उसके अंदर रैंप नहीं बने हुए हैं तो मतलब उसके मानदंड में उनको नैक के अंदर में ग्रेडिंग में सुधार कर वो अगर डिसेबल लोगों की जो सुविधाएं को ध्यान रखते हुए अगर बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया है तो उनकी जो नैक ग्रेडिंग है उनमें भारी अंतर मतलब उनके अंदर भी शामिल कर दिया गया है कि उसके अंदर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, विकलांग व्यक्तियों के सुविधा को ध्यान रखते होना चाहिए हर बिल्डिंग को। तो ये अब एक्ट के तहत में शामिल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान किया गया। इसको करने के लिए एक समय सीमा की वो जो सार्वजनिक भवन है सरकारी और निजी दोनों में कि उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, वो पहुंच सके। वो ऐसे लोग आपने देखा होगा जो चल नहीं सकते हैं, जो व्हील चेयर्स पर है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिनको है, वो संस्थानों की लंबी लंबी सीढ़ियां हैं। तो अब ये एक्ट के अंदर में ये चीज कर दी है और नए प्रावधान के अंदर में ये चीज शामिल है। तो आप अगर ये देखते तो वो ये विडंबना है कि हम उनकी सुविधाओं को किसी एक्ट के द्वारा हम शामिल कर रहे हैं जो कि मानवीय आधार पर होना चाहिए था। तो बट निश्चित रूप से कार्य हो रहा है। संस्थाएं अगर हम इसे अनिवार्य बनाएंगे तो शायद इसका जो है असर जल्द दिखाई देगा। तो सरकार ने ये जो प्रधानमंत्री एक्सेसिबल इंडिया जो प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान चलाया गया, इसके तहत में पूरे सर्कुलर पूरे भारत में शामिल किए भेजे गए और बहुत अच्छी सफलता इसमें ली। बेंचमार्क विकलांगता मतलब बेंचमार्क मैं कहूँगा वाले व्यक्तियों को या वर्ग के जो लोग हैं सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। तो ये जो आरक्षण है मतलब ये मालूम हो कि वो पहले 3% था, अब 4% कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ोतरी है ये सिर्फ उनको महत्व देने के लिए प्रति नहीं, सम्मान देने के प्रति ये समर्थ समाज का, ये समर्थ और सक्षम जो है व्यक्ति हैं और सक्षम संस्था इस कार्य को आयोजित कर रही है। बहुत ये जो इसकी सिनेमेट्री है दोनों के बीच की बहुत सार्थक साबित हो रही है कि लोगों को सक्षम बनाने के लिए उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो ये जो है ये प्रयास सरकार के द्वारा वो किए गए और विधेयक में जिला न्यायालय द्वारा जो समझौता का प्रदान करने का प्रावधान है, इसके तहत में अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच में संयुक्त निर्णय होगा। अगर कोई ऐसी जो नया जो विधेयक है तो जिला न्यायालय द्वारा इसका ये कहें कि उसको गार्जियनशिप उसे दी गई, प्रदान किया गया है। कहीं कोई ऐसी बात आती है, कोई व्यक्ति अगर लागू नहीं करता है, उनको जॉब इन चीज़ों में अक्षर नहीं देता है, विश्वविद्यालय कॉलेज जितने संस्थान हैं, तो वो अगर विकलांगता श्रेणी में कहीं आते हैं तो ये उनका अधिकार है। बहुत से संस्थान उसको कहीं राज्य सरकार है, कहीं पर उसमें ढिलाई कहीं होती है
तो ऐसे लोग राज्य जो जिला न्यायालय का संरक्षण ले सकते हैं और उसके द्वारा उन्हें इसे करना ही होगा। मतलब उसमें अगर उस संस्थान की वैकेंसी निकलती है और उसमें पीएस कोटा नहीं डाला हुआ है तो आप तुरंत जो है उस न्यायालय में छूट डाल सकते हैं और ये आपको उन्हें प्रदान करना ही होगा। विकलांगता पर व्यापक आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड को केंद्र और राज्य स्तर तक, जो राज्य सरकार स्तर और सलाहकार राज्य सलाहकार बोर्ड एक अलग से गठन करने किया गया और शीर्ष बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कि वो ये कार्य करेंगी। तो ऐसा नहीं कि केंद्र ने कोई नियम बना दिए और केंद्रीय रूप में हो गया, उसको हम राज्य स्तर पर जो है नीति कैसे बने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे उसका हो, तो ये जिम्मेदारी उनको भी दी गई है कि वो इसको ग्राउंड लाइन पे जा करके जहां इसकी इच्छा हो रही उसको उसकी मॉनिटरिंग करें और अगर उसको गवर्नमेंट की नई नीति की जरूरत है तो उसको भी करें। तो शीर्ष नीति वाली संस्थाओं के रूप में मतलब कार्य करने के लिए जो सलाहकार बोर्ड जो है उसको अलग से गठित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त कार्यालय मतलब ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग ऐसे हैं तो कैसे वो आखिर में वो उनकी बात सुनी जाएगी और कौन उनको वो देगा, इसके लिए एक आयुक्त का ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से एक अलग से वो गठित किया गया कि इसको मजबूत करने के लिए, और जिनमें अब 2 आयुक्त और एक सलाहकार समिति द्वारा शायद मतलब इनको जो 2 आयुक्त होंगे और एक सलाहकार समिति द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब इस प्रकार से किया गया कि इसमें इस प्रकार से इसका वो जो ढांचा है उस प्रकार से होगा। इसमें विभिन्न विकलांग में विशेषज्ञ जो हैं ऐसे 11 से अधिक सदस्य होंगे जो है, तो 11 सदस्य होंगे, 2 आयुक्त होंगे और उनका एक सलाहकार। इस प्रकार से समिति को इस प्रकार से गठित किया गया है जो राज्य स्तर पे है। अगर राज्य स्तर पे अगर इस प्रकार से नहीं है तो मैंने कहा कानून में तुरंत इस पे पिटीशन होना चाहिए। कानून आजकल कि ये इमीडिएट इसको गठित किया जाए और राज्य सरकार को इसको जो भी समाज के प्रतिनिधि लोग हैं उन्हें मुझे विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि इसका सुचारू रूप से संचालन हो सके। तो जानकारी रहे कि इसमें 11 सदस्य होते हैं और जो 2 आयुक्त का गठन का प्रावधान इसको किया गया है। इस और ये तो मैंने कहा कि जो कार्यालय है ये तो उच्च लेवल पर है और राज्य आयुक्तों के कार्यालय मतलब ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी अलग से बनाया गया राज्यों में। क्या है वो? स्टेट कमिश्नर्स ऑफ डिसेबिलिटी ऑफिस ऑफ। तो आप मतलब आप समझिए कि एक बहुत बड़ा ध्यान जो है वो 2016 के बाद इसके ऊपर दिया जाना प्रारंभ हुआ है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ये राज्यों में जिनमें एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और विभिन्न विकलांगों में विशेषज्ञों में से 5 से अधिक सदस्य शामिल। तो जो 5 सदस्य हैं वहाँ पर वो वहाँ सदस्य होंगे और डिसेबिलिटी जो कमिश्नर ऑफिस वहाँ एक सलाहकार परिषद बनेगा, उसके मेंबर इस प्रकार से होंगे वहाँ पर। तो तीसरी बात जो है विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड स्टेट कमिश्नर, ये जो निकाय हैं ये नियामक निकाय हैं। और तो इनका काम क्या होगा, तो शिकायत निवारण का जो भी शिकायतें हैं मतलब एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। ये मतलब ये कई बार है कि वो ऐसे लोगों को कमीशन या चीज भेजा जिनको कि इसके बारे में कोई संवेदना नहीं है या इनकी अवधारणा नहीं है। तो हम सब किसी पद पे नहीं, मतलब जीवन जो है वो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए जीवन की गति है वो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ये जो राज्य सरकारों और सरकार द्वारा विभिन्न आयोग और कमीशन है, मुझे लगता है इसमें सक्षम व्यक्तियों को ही इसमें प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर इससे अलग व्यक्ति जाते तो मुझे लगता समाज को आगे आकर का विरोध भी करना चाहिए कि ऐसे लोग जो वाकई इसमें सहयोग प्रदान नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे लोग किन्हीं राजनीतिक कारणों से रखा जा रहा चीजें, तो ये बहुत अशोभनीय है और वाकई बहुत ही ये जो इसकी स्पिरिट है, जो सोल नोशन है, उसके प्रति बहुत बड़ा आघात ये है। तो अगर कहते हैं अवधारणा तो बहुत अच्छी है और उस अवधारणा में अगर हम अगर खुद ईमानदारी के साथ उसमें अगर हम उसमें सहभागी नहीं बनते हैं, सहभागिता ये नहीं है कहीं कुछ गलत उसकी आवाज़ भी पहुंचनी चाहिए। तो अगर आप नहीं कर रहे तो ये आपकी विकलांगता है कि आप किन्हीं कारणों से किस कारणों से आप उसके विरुद्ध कहीं आवाज़ नहीं उठा पा रहे। ये विरुद्धता नहीं, आप किसी को चीज़ को समर्थ बनाने के लिए आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी इस श्रेणी में लोग हैं उनको करना चाहिए।
तो विकलांग व्यक्तियों की जो स्थानीय चिंताओं, मतलब आप बहुत सी चीजें कि वो राज्य सरकार तक पहुंचने तक तब तो बहुत समय हो जाएगा, कैसे पहुंचेंगे व्यक्ति। तो जिला स्तर पर भी जो है जिले स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, मतलब प्रधान इसमें जो जिला स्तर कमेटी है उसका भी गठन जो जिलाधिकारी या राज्य समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जो है ये करने का प्रावधान इसमें है। उनके संविधान और ऐसी समितियों को के कार्य जो है राज्य सरकार का जो निर्धारित किए जाएंगे, जो मतलब वो जो स्टेट निर्धारित किया वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। तो जरूर इसको चेक करें कि क्या आपके राज्य में ये इकाई वास्तव में कार्य कर रही है या सिर्फ किसी खानापूर्ति में चल रही है। तो अगर हम वाकई कहीं गंभीर एक चर्चा पर हैं तो मेरा ये है कि वो हम देश में मैं कहूँगा कि अगर हैं तो अपने लोगों के प्रति अपने लोगों के प्रति सेवा होगी, और शायद बहुत छोटे से आपकी अवेयरनेस से बहुत लोगों का भला हो सकता है। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो वाकई अपनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वहाँ पे नीचे के लेवल मॉनिटरिंग और इस प्रकार से नहीं है, या नीचे से उस प्रकार की आवाज़ कई बार नहीं आती है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम विदेश से वापस क्यों हिंदुस्तान वापस आए। तो ये लगता था कि अगर हमें सेवा करनी है तो हम अपने देश में, ये कोई देशभक्ति की बात नहीं है, ये मतलब अपनी सोच अंदर से खुशी की बात है। मतलब हम औरों के देश के लिए नहीं, ऐसा करके मुझे खुशी मिल रही थी कि हम इंग्लैंड को छोड़ करके भारत में आने का फैसला किया कि हम भारत में रहेंगे। लेकिन के बाद जो है तो उस वक्त क्या दिमाग में था, क्यों क्या प्रेरित किया कि मैं भारत वापस आऊँ और भारत में सेवा करूँ, जो है भारत में हम क्यों रहेंगे। तो अगर हम यहाँ रहते हुए अपने लोगों को हम प्यार, अपने स्नेह, अपनी समानता, अपनी आत्मीयता नहीं दे पाए तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ जो है। तो ये बनना करना तो कुछ भी नहीं थी। किसी आप किसी पद पे हो, प्रतिष्ठा पर हो, ये तो सिर्फ एक अहम तुष्टि की चीज है ये। तो जीवन शायद मुझे लगता है समष्टि का वो है। अगर हम समग्र विकास हो सके, कुछ उंगलियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, अगर एक उंगली 20 फुट की हो गई तो ये तो हमने विकलांगता पैदा कर दी अपने। हम बहुत बड़े हो गए और चीजें छोटी हो गई तो हमारी पहुंच ही बहुत, हमारा कनेक्ट ही नहीं रहा। लेकिन अगर ये उंगलियों के एक समान कहीं भी तो चीज ऐसी चीज है, एक विभेद होते भी एक हम जो जुड़े हुए हैं तो ये मुट्ठी का काम करते हैं, एक बल के रूप में काम करेंगे, हमारे अंदर एक बल बनेगा जो है। तो ये जो चीज है कि हम कहीं विभेद है लेकिन हम उन्हें साथ लेकर के चले, एक तभी जो है वो हमारी सामाजिक तौर पर जो है दृष्टि हमारी आगे बढ़ पाएगी। तो इसमें जो विकलांगों के लिए, जो विकलांग व्यक्तियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। मतलब ये प्रावधान किया गया है कि जो है ऐसे व्यक्ति कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए अलग तरह का विकलांगता बोर्ड बनाया गया है। तो आप देखें कि उनको किस प्रकार से आप लाभ पहुंचा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों की जो मौजूदा राष्ट्रीय कोष, विकलांग व्यक्तियों को उनको हम हिंदी में सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ संस्था दी जाएगी। ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है कि वो किस प्रकार से हम उनका सशक्तिकरण, किस प्रकार का शक्तिकरण, सशक्तिकरण नाम दिया गया उसको। मतलब आप समझे कि हमें और उसको बहुत समर्थवान बनाने की जो दृष्टि है वो कहीं पर जो है इस ट्रस्ट फंड के द्वारा गठित करके किया गया है कि उम्मीद की जाए। लेकिन मुझे इस बात का वो है कि वो ग्राउंड रियलिटी पे कहाँ तक चीजें पहुंच रही हैं। तो जरूर इस क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको जरूर उसको आगे तो ले जाएं, इसकी अवेयरनेस हो। सरकार तो सरकार तो लोगों के द्वारा है। तो अगर लोगों के द्वारा है और लोग उसमें भागीदारी नहीं है तो मुझे लगता है कि ये साथ जो योजनाएं हैं, जो प्रावधान है वो न्यूनता से नेपथ्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो जहाँ पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे चीजें हैं। और इसमें विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। अगर इनके प्रति कोई करता है तो मतलब अपराध दंड प्रावधान है। जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं, कानून में या उल्लंघन करते हैं, उनके प्रति इस प्रकार की चीज की गई है। विकलांगों के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा, ऐसा किया गया। उसमें प्रावधान है नए अधिनियम जो कानून विकलांग व्यक्तियों का अधिकार है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप लाया जाएगा। ऐसा संकल्प जो है भारत ने जो सचरित किया है कि वो UNCRPD जो है। तो हमने नेक्स्ट 4 बातों को पुनः हम लोगों ने वो किया। एक तो हुआ जाना कि UNCRPD जो है, जो उनके अधिकार हैं उसका भी भारत सरकार ने साइन किया है, तो उसके बराबर उसको लेके आना है। भारत की जो दायित्व बनता है UNCRPD
के जो हमने हस्ताक्षर किए हैं उसके समरूप लेके भारत को खड़ा करना है। एक कहते हैं कि विश्व की एक दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है जहां ये निश्चित बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमने कहा इसमें हमने 4 बातें यहाँ समझी। एक तो हुआ कि राज्य स्तर पे जिला न्यायालयों में उसका निपटारा करने के लिए अलग से कोर्ट के प्रावधान को किया गया है। और हमने इस दौरान चर्चा किया कि जो अपराध हैं उनको कोई अपराध होता है वो भी दंडात्मक होगा। इनके लिए एक राष्ट्रीय फंड जो ट्रस्ट का अलग से एक बनाया गया है जिसमें उनको कुछ करना चाहें तो फंड हो सकता है। और हमने ये भी चर्चा किया कि जो इनकी जो चिंताएं राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और जैसे राष्ट्रीय समिति है, राज्य है, ऐसे जिला स्तर की समिति का गठन किया गया। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको कि हमें करनी चीज है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ हमने का एक जो विषय रखा है और मुझे दायित्व दिया कि एक विषय में जो हमारी एक्ट को एक सिर्फ जागरूकता के लिए हमारा विषय नहीं, बट कानून बहुत से विषय हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उन पे रहा है जिसके लिए मेरा यूएनसीआरडी। तो बट हमें जानकारी होनी चाहिए कहाँ किस प्रकार से। इसके अलावा जो नया कानून न केवल दिव्यांग जनों के अधिकार और प्रवेश को बढ़ाएगा, मतलब ये जो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, बट एक संतोषजनक तरीके से समाज में उनकी जो सशक्तिकरण, सच्चे समावेश को सूचित करने की जो प्रभावी कहते हैं कि मैकेनिज्म को जो स्ट्रेंथन करेगा जो नया एक्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि जो स्पिरिट है इस एक्ट की, अवधारणा इस एक्ट की है, वो उसको समझने की जरूरत है, उसको लागू जमीन पर हो उसके। और ये सभी के समर्थ सहयोग से, और मैं यहाँ जरूर पुनः नाम लूंगा कि सभी के जो ये सक्षम जो है सक्षम के सहयोग से मैं आशा करता हूँ ये जो एक्ट है और ये जो आज ये चर्चा रखी है ये एक नई ऊंचाई को लेगा, एक नई जागरूकता को फैलाएगा आगे ले जा करके। तो हमारी जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, हमारी जो संकल्पना होनी चाहिए, वो हमारी संकल्पना जो है वो मैं कहूँगा कि सिर्फ ये ना हो कि हम इस विषय को हम लोग जो है एक पर चर्चा मात्र मान करके एक सिर्फ एक कहते कि मानसिक आनंद का विषय मान करके सिर्फ हम इसको इस प्रकार नहीं रखें कि हम इसको चर्चा आती है, इसको आगे तक स्प्रेड करें। और शायद मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी जो है अगर ये बात दूर तक जाएगी। और सक्षम का जो मुहिम है ये मैं बार बार उसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम बहुत अच्छा लग रहा है। ये सक्षम मतलब विकलांगता और सक्षम का जो ये द्वैत संबंध है वो बहुत मतलब तुरंत बैठने वाला है। मतलब शब्द के लिए सहजता है और आत्मीय स्तर पर भी जो है ये मेरा कि लोगों को सक्षम बनाने की जो संकल्पना है वो शायद इसमें निहित है। तो मैं एक बार पुनः जो आयोजक मंडल है और खासकर जो DS पांडे जी हैं, नीतू सिद्दीकी जी, अंजलि दीक्षित जी हैं, और अभी आ गया वक्ता और जो लोग हैं अशोक कुमार जी, श्याम श्रीवास्तव जी और सुनील जी, सचिन पांडे जी, सभी जो आज उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबको मेरा जो है ये विशेष जो है संदेश है कि आप इसे आगे तक ले जाएं और ये कड़ी ये चलती रहे, ये अवेयरनेस ग्लोबल टू लोकल लेवल तक और नीचे लेवल पर चीजें हों और इस प्रकार के आयोजन करें। यहाँ सरकार दिल्ली से किसी प्रकार की कोई आवश्यकता किसी ऐसी चीज लगता है तो मैं सदैव सक्षम कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं के द्वारा संसद का कार्य होता है तो मैं सदैव वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और इसमें अपने स्तर पर जो भी सहयोग बन पड़ेगा नहीं उसका जो संपूर्ण जो सहयोग होगा वो हम आपको प्रदान करेंगे। ये हमारे अंदर की खुशी होगी ये। और कहते हैं कि वो समा बुझ जाए तो जल सकती है। समा मतलब जो दीपक है, समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हद तूफा से निकल सकती है। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हद तूफा से निकल सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तो हमारे जो भी इसमें लोग लगे हैं वो लगातार उसमें लगे रहे हैं चीजों को। ये किसी वक्त
जो भी इसका जो स्फुट है, इसकी जो अवधारणा है, जो आप इस सामाजिक भाव को लेकर निकले हैं, वो किसी क्षण एक अलग बदलाव के सामने आ सकती है। तो हमारे इरादे कोशिकन होने चाहिए, फौलाद जैसे दस्तबाज हो, तो वो हमारी दक्षता हो। अगर हम अपने को दक्ष नहीं करेंगे, स्किल्ड नहीं करेंगे, तो आप सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी, अगर आप इस मिशन में निकले हुए हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि वो आपके अंदर में उस प्रकार की शक्ति चीज हो। और बड़ी जो शक्ति चीज है कि वो हमने कहा कि हमारी जो सोच है, मतलब ऐसी बीमारियों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, तो वास्तव में विकलांगता हमारे दृष्टिकोण में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम उससे अवेयर है, हम नेचर को नहीं समझ रहे हैं, हम इस प्रकृति के उस शक्ति को नहीं समझ रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और आप सोच लें कि आप इसलिए अगर आप इसे समझेंगे तो ना कि उनके प्रति, बल्कि खुद के प्रति भी एक बहुत बड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। अगर हम सोचें, ये पॉजिटिविटी के लिए कई बार उजाले को समझने के लिए अंधेरे को सामने आना पड़ता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अंधेरे ने सुबह आने को रोक दिया हो। इतिहास गवाह है कि वो अंधेरा कभी समय को रोक नहीं सकता है। तो इस समय चलने वाली प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। आपके अंदर अगर वो मानवता के उस संकल्प को आप अविकल्पित कर करके, अगर उस चेतना को आप कुछ तक उस जो रोशनी है आपके अंदर की, एक उजाला है, अगर एक सोच विचार है, तो बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये निश्चित है। तो अगर आपने सोचा है, तो मेरा सिर्फ ये कहना, जो बहुत से विकलांग व्यक्ति हैं, तो हम मिलते हैं चीजों को उनसे जो है, तो ये लगता है कि वो हमसे ज्यादा कहीं बेटर है। एक मैं बताऊंगा, आप जरूर देखें, नो आर्म्स नो लेग मिस्टर निक, नो आर्म्स नो लेग मिस्टर निक। दुनिया में ना हाथ है और ना पैर है। अगर आप उस वीडियो को देख सके, मतलब आप उस व्यक्ति के बारे में जान सके, तो मालूम होगा कि हाथ और पैर के बिना भी वो व्यक्ति दुनिया की हमसे ज्यादा बहुत कुछ कर रहा है। उस व्यक्ति की पर मंथ की इनकम 10 करोड़ रुपीस है। 10 करोड़ रुपए पर मंथ कमाता, और क्या सिर्फ अपने वो आप सोचिए अपने अंदर की किस क्षमता को विकसित कैसे करता है। कमाने का मतलब ये कमाने से मतलब कई बार हम मूल्य से उसकी सार्थकता को साबित करते हैं। कमाने का मतलब ये नहीं। और वो क्या पूरी दुनिया में एक मोटिवेशन का काम करते हैं। निक, जॉन निक करके नाम है, आप डालेंगे नो आर्म्स नो लेग, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाए, नो आर्म्स नो लेग। तो हम समझ लगेगा कि हम ये होते भी नहीं कर पा रहे हैं। जिनको दृष्टिहीनता है होने के बावजूद भी, हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, और वो इस समय राजेश सिंह, मतलब ही इज अ वेरी डिसेंट IAS ऑफिसर, और उन्होंने सिविल सर्विसेज को ही नहीं क्वालिफाई किया। आज बहुत बाखूबी से जिले को चला रहे हैं। आज वो क्रिकेट को, जब उन्होंने पिछले दिनों बताया क्रिकेट को खेलने गए, उनकी वो गेंद की समझ को उसके ठप से समझते हैं वो बॉल कहाँ तक आएगी, और वो बैटिंग करने, उन्होंने अपनी वीडियो शेयर मेरे साथ की। तो आप अगर उस तक शायद वो भी कहीं मीडिया पे हो, तो उनको आप जोड़ सके। तो राजेश सिंह आजकल वो शायद मतलब झारखंड कैडर में है वो, और वो वहाँ जमशेदपुर में वो वहाँ पर जिलाधिकारी हैं। तो ये चीज़ें तो बदलते रहते हैं, बट आप जरूर राजेश सिंह झारखंड देखेंगे तो हम लोग इर्द गिर्द वो जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी विविधाओं के बावजूद भी पढ़ने का संकल्प, करने का संकल्प, उनकी जिज्ञासा देखें जो है, मुझे लगता है उस जिज्ञासा को लोगों में इस तरह के कोरोना को इंजेक्ट करने की जरूरत है। पॉजिटिविटी की विकलांगता जो हमारे समाज में ना, सकारात्मकता, हम फियर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सपनों को लेके आगे बढ़ना है। तो देश को समर्थ बनाने के लिए, देश को एक नई उजाले की तरफ, एक विश्व के एक समर्थ राष्ट्र को ले जाने के लिए जरूरी है कि हमारे अपने अंदर की जो विकलांगता है, जो मानसिक विकलांगता है, जो भय से विकलांगता है, अज्ञानता से विकलांगता है, मुझे लगता है उससे बड़ी विकलांगता है, हमें उसे दूर करने की जरूरत है। कि एक सच्चे तौर पर जो है, हम कहीं पर एक सच्चे नागरिक के तौर पर, एक सच्चे अपने पिता के पुत्र के रूप में, राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में कहीं सार्थक साबित होंगे जो है। तो मुझे उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस विकलांगता के बाद भी इज परफॉर्मिंग वेल। ऐसे आप बहुत से उदाहरण हैं जिनको हम देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि उनको पूरी गीता और महाभारत कंटेस्ट है जो देख नहीं सकते। हम आंखें होते हुए भी जो है
हम अपनी आंखों को मोबाइल और वीडियोस पे खर्च कर रहे हैं। मतलब ऐसी जो तो हमारे ज्ञान जरूरी विकलांगता कि हमारे लिए सार्थक क्या है, हमारे लिए निरर्थक क्या है, हमारे लिए व्यर्थ क्या है, ये तीन ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हम जो करने निकले जीवन में सार्थक कार्य क्या है, बहुत सी चीजें अच्छी तो हैं, बट हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बहुत से लोग जीवन के उद्देश्य जानकारी न होने के कारण विकलांगता में कहूंगा वो। तो ये जो हमारी अवधारणा है, मतलब जो विकलांगता जो एक है ना दृष्टि विकलांगता है, जो सूचीगत विकलांगता है, ये तो उन्हें समझ बनाने के लिए है। लेकिन मैं कहना होगा कि उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ऐसे विकलांग व्यक्ति से जो है, जो होने के बाद भी देश में और विदेश में जिन्होंने भारत का नाम गौरव किया है, गौरव को बढ़ाया है, तो उनमें उनमें हमें हमें ये संकल्प उनसे लेने की जरूरत है। अगर हम उन्हें देख पाएंगे इस दृष्टिकोण से, तो शायद अपने अंदर का पुरुषार्थ और बल जागृत हो। तो मैं बार बार इस बात को जोड़ता हूं और ये कहता हूं कि संकल्पान होना, संकल्प का अभाव एक बड़ी विकलांगता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसको विराम देना चाहूंगा। मैंने कहा कि क्योंकि ये एक परिचर्चा, लंबी परिचर्चा है कि वो हमारी सिर्फ संकल्पना जो है, संकल्प अगर नहीं तो हम बहुत बड़े विकलांग होती है। तो वो हम जो कुछ कार्य करने जा रहे हैं, हमारी संकल्प जो भावना है वो दृढ़ होनी चाहिए। तो दुनिया में चीजें संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ती हैं। और शायद आज कुछ संकल्प है, तो मैं बहुत पहले कहीं एम्स पढ़ने आया था, तो एम्स से आया तो उस दौरान कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी पंक्तियां बनी जो मुझे हमेशा प्रेरणा देती हैं। और लगा जैसे कोई आकाशवाणी कर लगा, मेरे से नहीं होगा, तो वो मैं कहता हूँ कि वो पंक्ति लास्ट वो चीज है कि नया दीप जला दें, नया दीप जला दें, तमस को मिटा दें, संकल्प की मसाल ले लक्ष्य को ललकार दे, धिक्कार है तुझे, हिचक खिचक मिटा न सका, लक्ष्य को न पा सका, एक दहाड़ दे कदम तू बढ़ा दे, हुंकार और शक्ति से बाधाओं को मिटा दे, सोच नहीं विवेक से चल, आगे बढ़ हिम्मत कर। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सक्षम को और उसकी टीम को, इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं जो है आप सबसे विदा चाहूंगा और अन्य कोई क्वेश्चनों का जरूर मुझे मेल के माध्यम से आप मुझे भेज देंगे मुझे, और मैं उसको आपको प्रत्युत्तर जो है मैं आपको भेज दूंगा। मेरी एक मीटिंग है वो 1:30 बजे की, तो मुझे उसको 5 मिनट में निकलना होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। सर आपने इतना टाइम दिया उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यही कहेंगे कि आप जैसे लोग अगर सक्षम से जुड़ेंगे तो सक्षम वाकई में बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां पाएगा, और जिस संकल्प के साथ में वो कार्य कर रहा है उस संकल्पना को और अच्छे से वो निभा पाएगा। सर थैंक यू सर। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में हमारे कानपुर सक्षम की संरक्षिका नीतू सिंह जी भी हैं। तो मैं अपनी कानपुर सक्षम की संरक्षिका नीतू सिंह मैम से कहेंगे कि वो हमारे इस वेबिनार के माध्यम से सक्षम का क्या उद्देश्य है और कैसे वो कार्य कर रहा है उस पर कुछ प्रकाश डालें। नीतू सिंह मैम। नीतू सिंह मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ पा रही है? नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो सक्षम को बहुत बहुत बधाई। हम लोग सब मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आलोक जी ने हम सबको अपने शब्दों से, अपने विचारों से एक नई दिशा भी दी, बहुत हम लोगों को एक्सप्लेन करी चीजें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नए हम लोगों को व्यूज देते रहेंगे, आइडियाज देते रहेंगे जिनको हम अमल कर पाएंगे। और उनकी तो शब्दों में बहुत मेरे ख्याल से एक नई एनर्जी थी जिससे हम लोग सब इंथ्यूज हुए हैं। थैंक यू सो मच आलोक जी। और साथ में सक्षम का काम मैं देख रही हूँ कि निरंतर सबके योगदान से बहुत बढ़ता जा रहा है। कानपुर प्रांत की टीम लगी हुई है हर तरीके से, एंड आई एम श्योर इन सबके और हम लोगों के इस एफर्ट को कहीं ना कहीं, जैसे कि आलोक जी ने कहा, हम लोग नेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आलोक जी जो बातें कह रहे थे वो कितनी मार्मिक भी हैं और समझदारी की भी हैं कि एक होता है कि हमारी डिसेबिलिटी को हम जो एक परोक्ष रूप से देख पाते हैं,
उसको तो नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन कई बार कई तरह की विकलांगता है। कई बार हमारा बुद्धि विवेक है, हम उसी को नहीं यूज कर पाते, जो हमको भगवान ने इतनी चीजें दी हैं, जो अपनी बुद्धि विवेक को यूज करना, इस जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, उसको नहीं यूज कर पाए, वो भी एक तरह की विकलांगता है। सक्षम में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अलग अलग तरीकों से अपने अपने हर इंसान में जो एक एबिलिटीज हैं उसका पूलिंग और एफर्ट चल रहा है कि हम लोग मिलकर और ऐसे जो हमारे भाई बंधु हैं समाज में, जिनको किसी तरह की भी हेल्प देकर उनके अंदर जो भगवान ने और क्षमताएं दी हैं उनको उजागर कर सके। और यही काम बराबर निरंतर चल रहा है। सक्षम की टीम बहुत एनर्जेटिक है। जयशंकर जी हैं, सचिन जी हैं, प्रशांत जी हैं, शरद वाजपेयी जी हैं, ये सब लगे हुए हैं। और मेरी बहुत बहुत बधाई सभी को। आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। आप ऐसे ही अपना संरक्षण हम लोगों पे बनाए रखेंगे, हम लोग ऐसे ही कार्यों को अंजाम देते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे नेशनल सक्षम एडवोकेसी हेड मौजूद हैं श्री अशोक कुमार द्विवेदी जी। चूंकि हम लोगों के पास में समय की कमी है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं अनुग्रह मैं सर से, डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी सर से कहूंगी कि सर प्लीज आप आए और थोड़ा सा सक्षम के बारे में, कैसे वो वर्क कर रही है और लीगल फील्ड में वो किस तरीके से वर्क कर रही है। आप भी सक्षम से जुड़े हुए हैं और एक नोबल प्रोफेशन को आप होल्ड कर रहे हैं, तो बीइंग एन एडवोकेट आप किस तरीके से सक्षम को प्रमोट कर रहे हैं। अशोक सर। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर। जी सर। धन्यवाद। वंदे मातरम। श्रीमान आलोक जी, भाई प्रशांत जी, भाई सचिन जी, शिवा मिश्रा जी, शरद वाजपेयी जी, नीतू जी, अंजलि जी, और जो वहां की डॉक्टर साहिबा हैं, जो काम्बा की संयोजिका हैं, शालिनी मोहन जी, पूरी कानपुर प्रांत की सक्षम इकाई और जो जिला इकाई, साथ ही जो बंधु भगिनी हमसे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी मैं आलोक जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और जब उनकी बात को सुन रहा था तो मुझे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट याद आ गया। क्योंकि एक यूट्यूबर हूं और एडवोकेसी के साथ साथ यूट्यूबर काम करते करते आप देख रहे होंगे, अगर कभी मेरे चैनल को विजिट किया हो, एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी के नाम से ही है, डेली एक वीडियो जाती है और वो डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी से टच करते हुए जो कानून है, सोशल जो स्टिग्मा है या सोशल जो इश्यूज है, उनको लेते हुए रहती है। तो उसमें भी इन विषयों को लेता हूं। और अभी जो श्रीमान आलोक जी कह रहे थे, उस विषय को लेते हुए मैंने वीडियो डाली थी और इसलिए मुझे याद आ गया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 भारत जब आजाद हुआ उसके बाद अस्तित्व में आया। आपका बीजिंग समझौता जो हुआ 1995 का जो अधिनियम आया, बीजिंग समझौते के बाद आया। आपका यूएनसीआरपीडी जो आया वह भी काफी समय के बाद आया, 2005 के बाद इंडिया सिग्नेटरी बना और तब से कवायद शुरू हुई कि इसको रिप्लेस करना चाहिए। बिकॉज 1995 का एक्ट जो था वह चैरिटी बेस्ड था, 2016 का एक्ट जो है वो राइट बेस्ड है। 1948 का जो चार्टर आया था, आपको याद होगा, जब ऑनरेबल नीलम संजीव रेड्डी साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो गए थे और उन्होंने सिग्नेचर किया था। भारतीय संविधान को जब हम देखते हैं तो आपको याद होगा भारतीय संविधान ने दिव्यांग जन के प्रति किस तरह से अन्याय किया था और किस तरह से अनदेखी की गई थी। जबकि दिव्यांग जन का चोली दामन का रिश्ता है गरीबी के साथ,
खैर, अब वो समय निकल चुका है, वहां से सिर्फ सीखने की जरूरत है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ चुका है, इसकी दृष्टि में इसके साथ हमको बढ़ने की जरूरत है, सक्षम के विजन के साथ। क्योंकि संचालिका महोदय ने कह दिया है समय बहुत कम है, इसलिए समय ज्यादा नहीं लूंगा। 10 मिनट का समय मुझको दिया गया था, अगर समय ज्यादा हो तुरंत मुझे टोक दीजिएगा। दुर्भाग्य यही है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे हम चर्चा अगर करें तो एक नहीं, आप देखेंगे हम अगर लगातार साल भर एक एक वर्ड पर चर्चा करें तो भी यह चर्चा संपन्न नहीं होने वाली है, कंटिन्यू जाती रहेगी। इतना विशद है यह, कहने के लिए तो एक छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत विशद है। और जो मुझे पाकिस्तान के जजमेंट का अभी हमने हवाला दिया, मुझे याद क्यों आई, श्रीमान आलोक जी बार बार विकलांग शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, और लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट था जिसमें डिसेबल्ड को रिजर्वेशन नहीं मिला था, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया था, और उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान की ये कहा था कि जो ह्यूमन राइट चार्टर है 1948 का, वो इसको प्रोहिबिट करता है, और विकलांग शब्द कहना उसके मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, अतः पाकिस्तान सरकार एक कानून लाए। ये भी रिसेंट जजमेंट है लास्ट ईयर का। तो पहली बात तो हम स्वयं को विकलांग शब्द कहने से विरत करें, अधिनियम भी यही कहता है। और मुझे गर्व है अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, यह जब पाकिस्तान का जजमेंट आया या चार्टर आया, प्रधानमंत्री बनते ही उसके बाद ही उन्होंने दिव्यांग शब्द दिया था। जयपुर अधिवेशन हुआ था, वहां भी बड़ी चर्चा हुई थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने सभी बंधु भगिनी से भी कि कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। मैं आता हूं जो विषय है, क्योंकि कुल 10 मिनट का समय है, ज्यादा लंबा मैं बोल नहीं सकता हूं। आपको ज्यादा देखना होगा तो मैं YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपको सारे विषय मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं मिल के आया था विधिक साक्षरता प्राधिकरण के माननीय सचिव महोदय से, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये अभियान शुरू होने वाला है, प्लान चल रहा है कि शीघ्र ही एग्जीक्यूटिव की विंग से, मेडिकल विंग से, जुडिशियल विंग से, सोशल विंग से, दिव्यांग की विंग से, अलग अलग सेगमेंट में सबको फोकस करते हुए इवन एजुकेशनल विंग से भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मैंने देखा है कई सारे विश्वविद्यालय हैं, कई सारे लोग हैं जो क्लास में बैठे हुए लोग होते हैं, उनको उनके दिव्यांगता को लक्षित करते हुए बात करते हैं, और इससे उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है, आत्महत्याएं भी होती है इससे। इसी के साथ साथ मैं जो बात करूंगा, अभी जो भाई साहब कह रहे थे श्रीमान आलोक जी, मैं संज्ञान में ला दूं, उत्तर प्रदेश में चूंकि एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूं शासन का, इसलिए संज्ञान में लाना आवश्यक है। उन्होंने सवाल पूछा था, इसलिए डालना जरूरी है ये बात। उत्तर प्रदेश में एडीजे 7 की जो अदालतें हैं वह विशेष न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आ चुकी हैं, शासनादेश हो भी चुके हैं और फंक्शनल हो चुकी हैं। अगर कहीं पर एडीजे 7 की कोर्ट नहीं है या वैकेंट है तो कृपया वहां के जिला जज को आप एक एप्लीकेशन दीजिए, वह जो भी कोर्ट होगी उसको नामित करेंगे। और यहां यह भी बताऊं कि प्रत्येक जिले में, जैसा श्रीमान आलोक जी ने क्वेश्चन किया था इसलिए उसका मैं क्लैरिफिकेशन देते चल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन हो चुका है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट की लाइट में लोकल लेवल कमेटियां बहुत दिनों से काम कर रही हैं। और यही नहीं, स्टेट कमिश्नर विद डिसेबिलिटी और चीफ कमिश्नर विद डिसेबिलिटी के कार्यालय बहुत दिनों से चल रहे हैं, फंक्शनल हैं। अभी उपमा श्रीवास्तव के जजमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो का मैटर था वो आ रहे हैं। इवन प्रमोशन में
जो आरक्षण नहीं मिलता था उस पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो बाद में आया है, हमारी सीसीपीडी चीफ कमिश्नर विद डिसेबिलिटीज के कोर्ट का जजमेंट पहले ही आ गया और ऑल इंडिया रेडियो ने प्रसार भारती को कहा कि आप आरक्षण को बंद नहीं कर सकते, ये उनका राइट है। तो ये दोनों फंक्शनल है। एक सवाल उनका था नेशनल फंड का। नेशनल फंड भी बन चुका है, क्रिएट हो चुका है और अपने सक्षम के ही एक दायित्वधारी श्रीमान रेड्डी साहब साउथ के हैं, वो उसके मेंबर भी हैं। हम आप दिव्यांगजन ही ऐसे हैं जो वहां तक अपना आवेदन नहीं देते और इसलिए सारा का सारा फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से ये कमी हमारी है, सरकार की नहीं है। और सबसे बड़ी बधाई तो मैं दूंगा आज अपने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी को, जिन्होंने दिव्यांगजन प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया है और सक्षम ने इसकी मुहिम की शुरुआत की थी आज के करीब 3 वर्ष पूर्व अपने मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सुकुमार जी के नेतृत्व में, सक्षम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम थी। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्रीमान वेंकैया नायडू जी से हम लोग मिले थे। पॉलिटिकल बैरियर जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 2C में प्रोवाइडेड है और जिसका विरोध कांग्रेस से विपक्षी दलों ने जब ये इनेक्टमेंट पास हो रहा था उसका किया था, एक्ट में रूल्स में प्रावधान नहीं आ पाया था, उसके बावजूद माननीय मोदी जी ने इस बात को एक्ट में रखा और आज दिव्यांगजन प्रकोष्ठ का गठन उत्तर प्रदेश में हो गया है और माननीय उत्तम ओझा जी पूरे प्रदेश के दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं। मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक बाधा को दूर करने का जो प्रयास सक्षम ने उठाया है निश्चित रूप से वह शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। और यही नहीं, जो लोग ढिंढोरा पीट रहे थे राजस्थान सरकार का, शायद वे भूल गए थे अधिनियम क्या कहता है और क्या करना है। सक्षम ने जितना काम किया है वह किसी से छिपा नहीं है। हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, स्वयं सेवक बंधु अग्नि लोग हैं, इसलिए कोई मन में लालच नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। मेरे सही बंधु भगिनी है, आपके कानपुर प्रांत में सचिन जी है, निरंतर प्रवास करते रहते हैं। प्रशांत जी है, दिव्यांगजन होते हुए निरंतर कार्य करते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं, विजन अच्छा होता रहता है, उनका चर्चा होती रहती है। ऐसे में सक्षम जैसा आलोक जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ले जाइए, मैं श्रीमान आलोक जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। सक्षम राष्ट्रीय नहीं रह गया है, राष्ट्रीय स्तर पर तो काम पहले कर रहा था, अब वो अंतरराष्ट्रीय हो गया है। और यही कारण है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक कार्यक्रम था दृष्टिहीनता को दूर करने का, तेलंगाना सरकार ने उसको हाईजैक कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ से के संयोजन में वो कार्य चल रहा है। सक्षम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, गांवों तक हमें पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है, यह अलग बात है। कोविड ने हमको रोका है, लेकिन कोविड के बाधाओं से हम रुकने वाले नहीं हैं। पैंडेमिक में जिस तरह से आदेश आए हैं, उसे भारतीय सरकार के रहे हो या मुख्य दिव्यांग जन के रहे हो, मैंने फेसबुक पर शेयर किया है, कभी वहां जाइएगा। क्योंकि समय कम है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी वाणी को बयान दूंगा शीघ्र ही। एक एक बिंदु पर, यहां तक कि अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, राज्य दिव्यांगजन ने संज्ञान लिया है और उस पर पंचायती राज मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। और अभी जब उन्होंने कमेंट नहीं दिए तो दोबारा फिर नोटिस जारी किया है। हालांकि चुनाव आयोग के कमेंट्स आ चुके हैं। अभी आपको याद होगा लखनऊ विश्वविद्यालय में आरक्षण की बात नहीं थी, विज्ञापन निकाले थे, उसके लिए संघर्ष किया गया। राज्य आयुक्त ने संज्ञान में लिया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने संशोधित विज्ञापन निकाला है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा, सक्षम का प्रत्येक व्यक्ति
सक्षम से जुड़ा हुआ आवश्यक नहीं है कि वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ हो। अगर वो हमारे विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत व्यक्ति है। आज ये आपने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि 10 मिनट का समय था, 10 मिनट के अंदर हमको समाप्त करना है। श्रीमान सचिन जी ने फोन करके बताया भी था मुझे, मैं विस्मित कर गया था। अच्छा हुआ याद दिलाया उन्होंने, समय पर जुड़ भी गया था। मैं बधाई दूंगा श्रीमान प्रशांत जी को, बधाई दूंगा सक्षम की पूरी टीम को, जिसने हमको अवसर दिया इस मंच पर आने का। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की परिधि में सिर्फ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को मत लीजिए, इसके साथ आपकी सीआरपीसी है, आईपीसी है, लैंड लॉज है, सेंट्रल एनेक्टमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल जो लॉज है वो भी हैं। उन सबको एक साथ पढ़ने की जरूरत है, तभी हम आम जन को दे पाएंगे। लेकिन शिक्षा की अलख जगाने के लिए आपको फिर याद दिला दूं, अभी जो विद्यालय हैं उन्होंने किसी भी विद्यालय ने, चाहे वो सीबीएसई का हो या और किसी का हो, उन्होंने स्पेशल एजुकेटर नहीं रखे। गाइडलाइन जारी हो चुकी है। हम सबको काम करने की जरूरत है, हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं जानकारी ही सशक्तिकरण का मूल है और सक्षम यही कर रहा है। अक्षमता को दूर करने के लिए जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने श्रीमुख से जितनी बातें निकली हैं, अगर किसी को चोट पहुंची है तो क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, सक्षम भारत, समर्थ भारत, इस निवेदन के साथ कि समय कम है, मैं ज्यादा नहीं बात कर पाया। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के एक एक विषय को देख सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार सर, अशोक सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जब तक विचारों की विकलांगता रहेगी, विचारों में सशक्त हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? श्याम जी श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बार के, अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो रखते हैं इस विषय को लेकर। श्री श्याम जी श्रीवास्तव। माफ कीजिएगा, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। हमारे बीच में हमारे अगले स्पीकर श्री श्याम जी श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे कानपुर बार एसोसिएशन के। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आज के इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। श्याम जी श्रीवास्तव सर। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सचिन जी आप सर को अनम्यूट कर दीजिए। सचिन जी आप भी को होस्ट हैं, आप सर को अनम्यूट कर दीजिए। सचिन जी
क्योंकि मैं बाहर निकल गई थी, इसलिए मैं होस्ट नहीं हूँ। सचिन जी, आप सर को अनम्यूट कर दीजिए। आंचल, आप भी होस्ट हैं, सर को अनम्यूट कीजिए। यस मैम, श्योर मैम, श्योर मैम। सचिन जी की आवाज नहीं आ रही आपको? आंचल, आप अनम्यूट कर दीजिए श्याम यस श्रीवास्तव। मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ जी सर, आपकी अब आवाज आ रही है। आराम से क्षमा चाहूंगा, मुझे दूसरी बैठक में जाना है। मैं बैठक छोड़ना चाह रहा हूँ, यदि अनुमति हो तो। सर ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, प्लीज प्रोसीड सर। जी जी, थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। जी सर, आपकी आवाज। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। मैं सबसे पहले आप सक्षम को और न्यासा लीगल द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूं। डॉक्टर आलोक मिश्रा साहब ने एक्ट के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बता दिया है, कुछ भी इसमें बाकी अब नहीं रह गया है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो हमारे बड़े भाई अशोक द्विवेदी साहब ने बताया। अशोक द्विवेदी साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि दिव्यांग शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि एक्ट में इस पर भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उसको अपमानित करते हैं तो उसके लिए आप सजा के बागी हैं। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि इस एक्ट का पालन, इसके नियम और कायदे जो नहीं मानेगा वो भी पनिश किए जाएंगे, और पहली बार गलती किए जाने पर 10,000 रुपये, उसके बाद 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। क्योंकि एक्ट के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, कुछ भी उसमें बचा नहीं है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमें और आपको, समाज को, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जो भी हमारे आसपास, हमारे जानकारी में दिव्यांग लोग हों, हम उनकी खुलकर मदद करें और उनको भरपूर सहायता दें। एक्ट बन जाने से ही सारा काम पूरा नहीं होता है। उस एक्ट के तहत हमें और आपको चलना होगा, उन व्यक्तियों का सम्मान करना होगा जो दिव्यांग हैं। दिव्यांग की परिभाषा में दिव्यांगता को लेकर 14 लोग और नए जोड़े गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो और भी जांच करके दिव्यांग के लोगों में, दिव्यांग की श्रेणी में लाने के लिए उनको जोड़ें। मैं इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मेरा ये सक्षम के माध्यम से दूसरी बार मैं अपीयर हो रहा हूं, और इसके लिए अंजलि जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। सक्षम की तरफ से मुझे कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी मेरी, मैं सक्षम के लिए, समाज के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, और जहाँ भी जो आवश्यकता होगी
मैं उसे पूरा करूंगा। क्योंकि समय बहुत कम है, एक्ट बड़ा है, 10 मिनट या 15 मिनट में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। कोई एक विशेष सेक्शंस के बारे में हो, उस पर चर्चा की जा सकती है। इंटायर एक्ट के बारे में 10 मिनट में बताया जाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक्ट हो, उसकी धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, अपवाद हैं, उन सभी पे डिस्कशन करना काफ़ी लंबा समय मांगता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, सक्षम की टीम ने जो भी ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, और डॉक्टर आलोक मिश्रा साहब ने, श्री अशोक द्विवेदी साहब ने एक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया है, वो काफ़ी कुछ है, पूरा निचोड़ है। हमें अब केवल अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें ये दिखाना होगा कि हम उनका भी सम्मान कर रहे हैं और करेंगे। अगर कहीं उनको हमारी निगाह में आता है कि किसी भी दिव्यांगजन को इन पब्लिक अपमानित किया जा रहा है, तो हम उसके लिए अपनी वॉइस को उठाएंगे, FIR करेंगे। क्योंकि हर ज़िले में सेशन कोर्ट्स बनाई जा चुकी हैं, उनको ये अधिकार दिए गए हैं, और ये स्पीडी ट्रायल के रूप में इसका डिस्पोजल किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सक्षम की इंटायर टीम को, इस सेमिनार में आए हुए समस्त भागीदारों को पुनः प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी को, विशेष रूप से उन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया है आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अभी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो अभी समय की जरूरत थी कि सक्सेस हो जाए। बाकी अभी ऑफलाइन मोड में आप लोग को बहुत सहयोग चाहिए होगा, और आप लोग भी सक्षम से जुड़े हैं अब, तो उम्मीद है कि आगे मिलकर के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे एक और स्पीकर मौजूद हैं, श्री वरुण कुमार श्रीनेत जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। और मैं उनसे कहूंगी कि वो चूंकि एक लॉ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, LLB LLM भी उनका हो चुका है, और PhD करने के इच्छुक हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगी। वरुण जी, आप आज का जो विषय है उस पर आप कुछ प्रकाश डालें। वरुण जी। Very good afternoon, respected Jayashankar Pandey sir, my mentor, my teacher, Mrs. Anjali Dikshit ma'am, Advocate Sachin Pandey sir, respected chief guest of today, Dr. Alok Kumar Mishra sir, respected senior Advocate Shyamji Srivastava sir, and the champion of Saksham Group, Advocate Ashok Kumar Dwivedi sir. First of all, I'm heartily thanks to the core of deep best wishes that you have invited me on today, and the topic of disabilities, laws and policies in India. First of all, it's not a disability, it's a opportunities to the ability people in the sense of positiveness. And in the terms of, as I am working with the Indian Express and in a media person, so all the legal consequences is already discussed by our respected seniors. I'm just giving the small brief introduction about the media and what media is doing for the disability peoples, as well as the personal, as well as the socio laws. See, media is a custodian of human rights, of minorities, socioeconomic backwardness, and don't turn people to the society. Disability has proved to be a responsible for social and economic backwardness. It has not been dealt with the right sensitivity in the media in India. The deliberate daily denying attitude of media has resulted in misrepresentation of disability. Even though the media attempts to address the issue of differently abled people of the society who are growing, there is a lack of interest and initiative of the part of the media towards
the people of disability in India. There are various laws by the World Bank who is doing the nurturing the disabilities people. There are various acts and laws for persons with disabilities, PWD, Equal Opportunities, Protection and Rights, and Full Participation Act 1995. So I'm just talking about the media role. What is the basically media role? Needless to say that media is doing doing our services from newspapers, television, magazines, radios, films, and internet. And today the internet is it's a backbone of the social media. It plays a wider role in the forming or modeling public opinion of various issues. Various media channels do have impact on beliefs, values, and traditions on the certain section of the society. Media has a responsibility of performing various duties towards society. Media is a social responsible and to be greater extent for the society. Media needs to be consequence of social welfare activities launched by the government and non-government bodies. It's a fourth pillar of the socio-economic society. It should be a due priority to the issues pertaining to primary health care, family planning, adult education, and eradications of literacy, abolitions of social evils like dowry, communalism, poverty, evaluation program, and rural development schemes. However, in India, various newspapers and news channels are found biased and corrupt. Nowadays, you have already seen that anyone can pay and publish the news in a political manner, not for the regular news manner. As Indian Express is a newspaper whose believe in the journalism, and our punchline is the courage of journalism. So resulting in faulty dissemination in facts of the public, in criticizing the Indian media. You have heard already last year, there's the chairman of Press Council of India, Mr. Retired Justice Markandeya Katju. He said the media is not justifying giving the 90% of its coverage to the entertainment, leaving only 10% of real issues which are basically socio-economic in nature. Doubtless the media is provides some entertainment, but the thrust of the coverage should be in a public interest, because it's work for the public, it's work for the country, it's work for the society. You have lost your sense in proportions. India is passing through the transitional periods of her history from feudal agricultural society to the modern industrial one, a painful and agonizing period in the history. Media role for the human rights and disability, there are various laws according to this, and media approaches towards disability. The media portrayal of disability inadequate and misleading, resulting in socio-economic and political discrimination and deprivations. I have a case study of Ambu Joseph in 2005 claims that media coverage of disability is more noticeable on days like International Day of Disabled Persons. Same as in 2004, Ashish Sen said that the mainstream media have their limitations, cover issues like HIV, AIDS, domestic violence, poor farmers, child labor, tribal minorities, and disabilities, and the disability people. He accuses the media in that case study for being mad about coverage of the politics, business, sports, and regular events. Sliding issues like disability in the terms of other newspaper that Sen, Mr. Ashish Sen in 2004 point out the newspaper Times of India, Hindustan Times, and Deccan Herald. They vote only around 4% of the total development issues are to be discussed. No disability news appears in the front page, hence the favors of community media, which can be participatory and the alternative media to the mainstream media. Like another case study is, because time is so less, so Dhruv Rakra in 2009, Madhu Kushwaha in 2004. There are very case studies are there which involve and do the duties towards disabilities by the media. Shampa Sen Gupta. The last point of today's webinar is from my side, that is the disability coverage, which is very necessity for the entire community of the people who are struggling for his own identity, his or her own identity into the society. Of course, जैसे द्विवेदी सर ने कहा कि
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट टू बी, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो disability coverage is the representation of disability in various media forms like newspaper, magazine, TV serials or films have found observed. The Hindu, the Indian Express, the Times of India among the popular English newspapers and dailies of papers, their coverage of disabilities issues is biased and even based. The content of the newspaper are apparently not disability friendly. The coverage disability issues is skewed in the terms of geography, urban and rural, and are slowly paying for more attention to issues like disability. But the pace is sluggish. The content of these issues in the editorial and opinion pages are scant and rarely look to provide amicable solutions. Moreover, the published contents do not mobilize public opinion for disability rights movements for their proper rehabilitation. Similarly, the cinema in India or disability issues is less than not more well equipped. The Bollywood movie My Name is Khan in 2010 examines various discourse, writings, conversations, and communicative events connected to disability representations. Shah Rukh Khan, as was Rizwan Khan, and the character was disability, is the protagonist in the film. There are various examples are already present, as another faculty, another senior says that is already discussed by the Dr. Alok sir. It's a new paradigm. The media makes us aware of various social, political, and economical activities happening around the world. Media is the custodian of human rights. The media should not only disseminate information to the public, rather it should be critically analyze issues. The various forms of media should focus on issues like development, accessibility issues with ICT and social security. The Ministry of Information and Broadcasting, INB ministry, should talk about the modalities of coverage on disabilities in consultation with social activities and organizations working for same as the Central Board of Film Certification, CBFC, and the Indian Newspaper Society, INS, should support proper disability representation in cinema and newspaper respectively. The coverages should be practical and inspire the more differently able people and persons. The CBFC, Central Board of Film Certification, should properly review, rate, and censor motion pictures, television shows, television advertisements, and other promotional material to keeping in mind and the sense and the spirit of disability in mind. There should be a uniform editorial policy for all English and regional newspapers in India in order to avoid the lapses in reporting their representation as well. If media critically covers the issues, it can be build people movement of the cause of disabled. If everything goes hand to hand, it can be usher in a period of inclusive development of disabled personnel. Thank you for a day. Thank you so much, Anjali ma'am, for inviting me. It's highly honor for me that you introduce and you explore and you nurturing me all the time. Thank you so much. थैंक यू सो मच वरुण। आपने सच में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फोर्थ पिलर जिसको कहा जाता है कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, तो अगर मीडिया भी जो दिव्यांगजन हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसे क्या लॉज हैं और किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं और किस तरीके से वो उन तक पहुंच सके, अगर मीडिया भी उसमें अपना सहयोग देगी तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। अब कार्यक्रम जो है, चूंकि अभी एबी फाउंडेशन का एक और कार्यक्रम लगा हुआ है, अभी एक और वेबिनार लगा हुआ है, तो हमारे पास में समय वाकई में बहुत कम है और सभी जो स्पीकर हैं उन्होंने अपना जो हमारा आज का विषय था उस पर बहुत ही अच्छे विचार दिए। और सच बात भी ये है कि जैसे आलोक सर ने भी बोला था कि जो विकलांगता है या विकलांगता ही बोलेंगे उसे, वो मानसिक जो विकलांगता है, जो सक्षम होते हुए भी व्यक्ति अगर जो दिव्यांगजन है अगर उनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये मानसिक विकलांगता है, इसको कहीं ना कहीं पर हमें खत्म करने की जरूरत है, एक नया विचार लाने की जरूरत है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि समाज में वो भी एक मिनिस्ट्री में आ जाएं। तो कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलते हुए मैं सचिन पांडे जी से कहूंगी कि वो सभी का वोट ऑफ थैंक्स करें और कार्यक्रम का समापन किया जाए। सचिन पांडे जी। आज के विषय को लेकर
उपस्थित हुए सभी सम्मानित जन, जो कि हमारा आज का कार्यक्रम का विषय था नेशनल वेबिनार ऑन डिसेबिलिटीज लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया। कार्यक्रम में सक्षम का पूरा विषय जो शुरुआत में रखा आदरणीय डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, जो कि पहले कानपुर प्रांत के अध्यक्ष थे और जिन्होंने कानपुर प्रांत में सक्षम नाम के पौधे को रोपा और आज वो एक बहुत ही बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। और आज वो भी उत्तर प्रदेश सक्षम के अध्यक्ष के नाते पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे छोटे छोटे वृक्ष को देख रहे हैं ताकि उनसे काम बढ़ाया जा सके। सर्वप्रथम उनको धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जोड़ा और मैं आज सक्षम के लिए काम कर पा रहा हूँ। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म विषयों को उठाकर और एक सारगर्भित विषय रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्याम जी श्रीवास्तव जी, जो कि यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बार के, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक जी भाई साहब, जो कि अधिवक्ता हैं और दिव्यांगता को परास्त करके दिव्यांगों के लिए लड़ रहे हैं, कचहरी में, सरकार के बीच में, जनता के बीच में, हर जगह वो उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं कि एक दिव्यांगजन कैसे सक्षम होकर दिव्यांगजनों के लिए युद्धरत रह सकता है, और जो कि हम सभी के लिए हमेशा एक ऊर्जा का स्रोत बने रहते हैं लगातार। वो चाहे हम उनसे हैदराबाद में मिले हों या उससे पहले कभी जयपुर के लिए मिलना हुआ हो या अभी शीघ्र ही उनसे उड़ीसा में भुवनेश्वर में बैठक में मिलना हुआ, तो उनकी ऊर्जा हमेशा इतनी रहती है कि वे सभी को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। वरुण जी, जो कि स्वयं इंडियन एक्सप्रेस में वर्किंग है और उनका एक बहुत अच्छा वर्क एक्स रहा होगा मीडिया के बीच में, तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आज का कार्यक्रम जो हुआ है, आज से ही वो शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन वेबिनार किया। इसका एक अच्छा विषय अगर वो इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू समाज में ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम किस तरह इन ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से कोरोना काल में एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे को सक्षम बनाते रहें। शेष आने वाले समय में अभी हम लोग जो छोटा छोटा ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी सारगर्भित चर्चा होगी हमारी जब हम ऑफलाइन मिलेंगे, और जब तक ऑफलाइन नहीं मिलेंगे तब तक ऑनलाइन संपर्क में रह के ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहें ताकि सक्षम की गति मंद ना पड़ने पाए। सक्षम दौड़े ना सही कोरोना की वजह से, तो कम से कम चलता तो रहे। और इस चलने के बीच में अंजलि मैम का ऐसा पूरा प्रयास रहता है हमेशा कि हम सब लोग इसमें जुड़ के यहाँ पर काम कर सकें। शेष अभी आपके बीच में उपस्थित नहीं है, अगले वेबिनार में वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारे नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शरद वाजपेयी जी, कानपुर की जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरती लालचंदानी जी, जो कि इस समय एक पूरा बहुत ही तेज गति प्रदान कर रही हैं कानपुर में, और पहले मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी रह चुकी थी। शेष इस कार्यक्रम में अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे प्रांत के सचिव, जो कि हम सबको हमेशा ही एक ऊर्जा देते रहते हैं, आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी, उनका भी धन्यवाद इन सबके बीच में हमको लाने के लिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब आज इस डिसेबिलिटीज लॉज पर चर्चा के बाद अभी थोड़ी देर बैठेंगे तो एक बार मनन जरूर करिएगा कि हमारे अगल बगल कोई दिव्यांग तो नहीं है तो हम क्या उसकी मदद कर सकते हैं। अभी स्कैन के माध्यम से हम लोगों का एक प्रोग्राम आया है जिसमें हम लोग धन संग्रह करना, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया है। आप लोग देखिएगा, जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो सके या और लोगों से आप करवा सके, आप उस पर जुड़कर कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी जब तक नहीं आएंगी तब तक संसार भी चलायमान नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी जी को भी लाना है और दिव्यांग जन के हित में लाना है। शेष सक्षम भारत समर्थ भारत है, था और रहेगा। हाँ, लेकिन पिछली बार से आज से कल कितना सक्षम हुआ ये हमारे आपके कार्य शैली पर निर्भर करेगा। तो हम लोग आज जो कार्य करेंगे उसका परिणाम कल मिलेगा। तो इसके लिए कल सक्षम भारत समर्थ भारत और ज्यादा सक्षम भारत समर्थ भारत हो, इसके लिए हम सब मिलकर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित ही रूप से हम लोग आगे बढ़ के कम से कम कुछ नहीं, सक्षम कानपुर समर्थ कानपुर तो शुरुआत कर सकते हैं। तो सक्षम कानपुर और समर्थ कानपुर से हम लोग
सक्षम भारत समर्थ भारत की ओर चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है आप सबके ऊपर। धन्यवाद। सक्षम भारत सचिन समर्थ जी भारत। कल्याण मंत्र। जी सचिन जी कल्याण मंत्र। कल्याण मंत्र हेतु सावधान आप सभी लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।